एक नए पॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं जो और एक बहुत ही ख़ास इशू पे उनसे बातचीत की जाएगी। वैसे मैं आज वेलकम करता हूं प्रोफेसर तरुण कांति नास्कर साहब का, जो वेस्ट बंगाल से हैं और ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पूरे मुल्क में एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक अटेम्प्ट हो रही है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन करिकुलम, हायर एजुकेशन में जो खामियाँ आ गई हैं या लाई जा रही हैं उस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और 24 जनवरी को एक लोगों की पार्लियामेंट बेंगलोर में की जा रही है, जिसमें पूरे मुल्क से एकेडमिशियन इकट्ठे हो रहे हैं। उसी सिलसिले में प्रोफेसर साहब आज यहाँ पे हैं। आज उनसे इन सभी मुद्दों पे बातचीत की जाएगी और ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पे भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि प्रोफेसर साहब एक एमएलए भी रहे हैं, फॉर्मर एमएलए हैं वेस्ट बंगाल के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो आप जनरली मुझे बताइए कि आप जो सेव एजुकेशन सोसाइटी है, इसका मेन मकसद क्या है? सेव एजुकेशन, पहले ये सवाल है, सेव एजुकेशन कमेटी कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है जी। एकेडमिशियन, एजुकेशनिस्ट, शिक्षक और शिक्षाविदों का कमेटी नहीं है। सवाल हमारा ये 4 मुद्दे हैं: यूनिवर्सल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन, डेमोक्रेटिक एजुकेशन। जो ये सपोर्ट करेंगे वो एआईसीसी में आ जाएंगे। ये एआईसीसी का स्थिति है। 2020 में एक नया एजुकेशन पॉलिसी लाया गवर्नमेंट और लागू किया, थोप रहा है। ये पॉलिसी पार्लियामेंट में नहीं डाला, कोई हाउस में डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन ये थोप रहा है सारे राज्यों में। सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया। एक महीने पहले फैसला दिया, लेकिन गवर्नमेंट वो इग्नोर कर रहा है और ये थोप रहा है। एआईसीसी ने विरोध किया, डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया, सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, धरना ऑर्गेनाइज किया एनईपी के विरोध में, लेकिन सिर्फ विरोध नहीं कर रहा है। हमने एक वैकल्पिक शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जी। एक वैकल्पिक शिक्षा नीति सारे देश के फैला दिया जी। फीडबैक अमेंडमेंट चाह रहे हैं। ये फीडबैक अमेंडमेंट इकट्ठा करने के लिए हम प्लान किया, एक जन संसद ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लान किया। ये जन संसद 24 जनवरी 2026 में होगा बेंगलोर में जी। हमारा सवाल यही है, गवर्नमेंट उनका एजुकेशन पॉलिसी, उनका जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया। ए पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री, a people's education policy is being finalized through a people's parliament. Okay. Dr. Sahab, we are very proud that we could challenge NEP 2020 in every aspect. Okay. In every aspect we challenged. Dr. Sahab, I want to ask, एक एजुकेशन पॉलिसी हमारी 47 से चली जा रही थी, जो कि इवन प्री पार्टीशन डेज में भी थी। फिर आपने कहा कि 2020 में दिस रिजीम केम अप विद अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक आपने ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है, जो आप बता रहे हैं कि अभी सब डिस्कशन करके की है। इज़ इट इम्प्रूवमेंट अपॉन दोज 2 सिस्टम्स? उनसे ज़्यादा बेटर है जो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले लेके आए, और जो पहले से चल रही थी उस सब की खामियों को दूर करती है जो ये आपकी
ड्राफ्ट पॉलिसी है? Before independence, the British government introduced one education policy. That education policy was not for people. That education policy was for running their government, for ease of running their government. They like to introduce some education system. But through that education system, modern education came to our country. Before that, it was only Sanskritized, toll system, ये था उससे पहले। जी। और ब्रिटिश एजुकेशन के साथ वेस्टर्न एजुकेशन हमारे देश में आया। वो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर हमारे देश में ये रेनेसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। राममोहन राय, विद्यासागर पायनियर है रेनेसा मूवमेंट का। उनका डिमांड ये था कि हमारे देश में साइंटिफिक सेकुलर डेमोक्रेटिक एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन। लेकिन उस समय ये पॉसिबिलिटी नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मिशन नहीं था। उनका एक्सपेक्टेशन यही था, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन नेशनल गवर्नमेंट विल कम टू पावर, they will introduce secular democratic scientific and universal education। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्टी गवर्नमेंट सत्ता में आया, कभी ये एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं किया। 1956 पहले 1956 यूजीसी का चेयरमैन सीडी देशमुख था। सीडी देशमुख का डिक्लेरेशन नहीं था, वी वांट टू रेस्ट्रिक्ट एजुकेशन। 1956 जस्ट ही आफ्टर 9 years of इंडिपेंडेंस, his utterance was, we want to restrict education in order to minimize the number of educated people unemployed. Yeah. So this was the mission. This is the third national education policy. पहले 1968 में कोठारी कमीशन एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया। उससे बाद 1986 में सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट वाज कॉल्ड NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। A third national policy, that is NEP 2020. In all these policies, even this policy 2020 का policy, in all these policies, their recommendation was that 10% of central budget, at least 10% of central budget, and at least 6% of GDP should be allocated for education. But after independence, so many governments came, but no party or no government allocate this amount of fund. So education महंगा हो जा रहा है। आपकी जो ड्राफ्ट पॉलिसी है इसमें कितना % है आपने प्रपोज किया है? ये तीनों जो सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी, सेंट्रल नेशनल पॉलिसी को जो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन हमने दिया 10% सेंट्रल बजट और एटलीस्ट 6% GDP एंड 25 to 30% ऑफ स्टेट बजट, दैट शुड बी एलोटेड फॉर एजुकेशन। ये हमारा रिकमेंडेशन है। एजुकेशन should be for all. Education should not be a commodity. NEP document a privatization, commercialization, centralization का दस्तावेज। Privatization, commercialization, centralization and saffronization, इस ये दस्तावेज यही है। डॉक्टर साहब, आपने सेफ्रनाइजेशन की बात की, आपने कमर्शलाइजेशन की बात की। एक ये एलिगेशन कितना सही है कि दिस ऑल हैज़ बीन डन अंडर प्रेशर फ्रॉम GATT एंड WTO
इज इट ट्रू कि इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया एंड हायर एजुकेशन गरीब आदमी के हाथ से बिल्कुल निकल जाएगी विद दिस न्यू पॉलिसी? Government is signatory to GATT. Government of India is signatory to GATT. And GATT's recommendation was that government should hands off from funding education. It was the GATT's recommendation. So, government is doing this thing. And education, it should not be run by the government. That policy has been consistently followed by the government of India. In 1986 policy, what was there? For the first time it was there, education is an unique investment. So that is an area of investment for the private owners. Private owner. So this was for the first time. So bluntly, never it was uttered. And in during the first BJP government, in NDA government, Atal Bihari Vajpayee, there was a committee in the name of Ambani and Birla. Ambani Birla committee was there, and that committee was formed by Atal Bihari Vajpayee government. What Ambani and Birla have to do for education? And they have recommended this, that government should withdraw its financial responsibility. That was the recommendation of Ambani and Birla. So they are predecessor of this government. So this is the thing going on. So education right from primary till higher education आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी, ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब? लग रहा है ऐसा होगा? लग रहा है, ये चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है जी। हाँ डॉक्टर साहब, एजुकेशन की बात के बाद आप वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल आज के दिन जब से बिहार का चुनाव हुआ है फोकस में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब अगला टारगेट वेस्ट बंगाल है। रोज़ाना वेस्ट बंगाल को लेके स्क्रीमिंग हेडलाइंस हैं, है ना। ममता दीदी कुछ कह रही हैं, अमित शाह कुछ कह रहे हैं, आज भी है। तो डॉक्टर साहब, क्या आपको लग रहा है कि कितना पेनिट्रेशन है बीजेपी आरएसएस का वेस्ट बंगाल पे, और क्या बाकी पार्टीज़ इन्हें टेक ऑन करेंगी बीजेपी संघ परिवार को वेस्ट बंगाल में? प्रॉब्लम यही है, सारे देश में यही है। बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी कर रहा है एक ही एजेंडा पर खिलाफ कर रहा है। बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व वाला एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा हिंदुत्व वाला एजेंडा, तृणमूल का एजेंडा और रिलीजियस एजेंडा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिंदुत्व वाला एजेंडा यू कैनॉट कॉम्पीट बीजेपी। बीजेपी विल गो फर्दर, and that we have seen during Ramlala, the entry of Ram Mandir, yeah. So and then BJP came. Then BJP was flourished. Congress could not compete with them, and ultimately BJP came to power. Yeah, they are the A team of Hindutva. They are the A team of Hindutva. Yeah. So how they can compete? Trinamool is doing same thing. That means they are just the same religious politics they are doing. They are doing. That means during any Muslim religious festival, Chief Minister is going. Any Hindu religious festival, Chief Minister is going. By government fund, Chief Minister has the government of West Bengal has established a parallel Puri temple, a parallel Jagannath temple there in Digha, by government fund. So any secular government, can any secular government do it? Yeah, and they are giving funds for this Durga Puja celebrations They are also. giving fund for Durga Puja celebration Also. Yeah. They are giving fund for the Muslim clerics. They are also giving fund. They are giving fund for Hindu clerics, Purohits. They are giving fund. So all these things are going. तो डॉक्टर साहब, क्या होगा, क्या व्हाट वुड बी द सिनेरियो इन द कमिंग असेंबली इलेक्शंस?
that we don't know, but whatever it may be, what Trinamool is doing virtually, so far as economy is concerned, the economic policy is concerned, what is the difference? There is no difference. There is no job. There is corruption. Full-fledged corruption is going on in West Bengal, and full-fledged corruption is going on throughout the country. Where BJP is there, in all states where BJP is there is corruption up to the beam. And in West Bengal also, in recruiting teacher, there is corruption. For any government allocation, you have to give some money or bribe the political leaders. Dr. Sahab, there is another issue which everybody is talking and BJP is highlighting that issue. वो है infiltrator, घुसपैठिया. You know, our Honorable Prime Minister and Home Minister, they are frequently using this घुसपैठिया term for West Bengal. So how far it is true? इसलिए SAR, they are conducting SAR. इसलिए SAR start किया. Special intensive revision. Revision start किया. जी. बिहार में हुआ. 2 months टाइम दिया. बिहार में हुआ. बिहार में एक ही स्लोगन था, घुसपैठिया है. After SAR, where are those घुसपैठिया? Only 0.2% घुसपैठिया मिला. वो 0.2% कौन है? Some lady from Nepal. They were married to some local people of Bihar, local people of Bihar. They were घुसपैठिया. So where is the घुसपैठिया? Government declared that in Bengal there are 2 crores of घुसपैठिया. Only after the SIR, the first phase of SIR already done, only 58 lakh. Yeah. Their forms were not submitted. This is the situation. So where are those? And those 58%, some died, some 58 lakhs, migrated, yes. 58 lakh, yeah. Some died, some migrated to other states. All these things are there, and some people could not show their documents, could not show. So that is the situation. So where are those 2 crores घुसपैठिया? Which they claimed. So this is for just targeting one particular community for their election interest. They are targeting one particular community and just labeling them as घुसपैठिया. This is the thing going on. Dr. Sahab, coming back. And in SAR, in SIR, you will see that so much pressure was there. Nearly 40 plus BLO, block level officers. They committed suicide. Yeah, every day. 40 plus. Every day news is coming. It is occurring, and it is not in West Bengal only. Throughout the country. Yeah. It is occurring, and also the second phase now in West Bengal started. People of age 100, people of age 95, they are going to hearing. They have started voting from their very school days, and now they are going to appear again. Their names have been struck down. Yeah. This is the situation going on. Dr. Sahab, last question coming back on education. How many states you have visited regarding this new education policy? Barring a few states, like say 1 or 2 northeastern states, I have visited all states. And there is much resistance against this. Even there are some BJP run state, they haven't implemented because the people, the student, the academicians, they are opposing due to this. And also in Karnataka,
The 4-year undergraduate program, that is 4-year UG course, that was implemented. But after our movement, due to our movement, they rolled back it, and again 3 years UG course have been introduced. So this is the situation. This is a victory for us, and we are very hopeful that the so much interest we are getting from the academicians, from the general cross section of the people, the education loving people, for joining this people's conference, that it will be a very new one. This people's education policy, what will be finalized through this people's parliament, and this will be an instrument of struggle for us after this people's parliament, and we will go to all states, we will go to central government, roll back your NEP 2020 and implement PEP, means People's Education Policy 2025, implement this. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा इंसाइटफुल ये आपके साथ पॉडकास्ट हुआ, एंड वी आर होपफुल कि नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ पूरे मुल्क के लोगों का फ़ायदा होगा. थैंक यू वेरी मच.